नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ और सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के सिस्टम के लिए ये सत्र पहले दिन ही संकेत दे दिया है कि अच्छा गुजरने वाला नहीं है। न्यायपालिका में चुनाव आयोग की कार्यस्तानियों पर देरी हो सकती है, लेकिन अब शायद विपक्ष ने तय कर लिया है कि संसद से लेकर के सड़क तक अब मोर्चेबंदी होगी और जिस चुनाव आयोग के कार्यस्तानियों की सूची वोटर लिस्ट से भी लंबी है, मतदाता सूची से लंबी सूची है इनके कार्यस्तानियों की, इनकी कारगुजारियों की सूची। अब इस पर जनता की अदालत में फैसला होगा, संसद में सवाल खड़े होंगे, बहस संसद में होगी, पूरा देश सुनेगा सच्चाई वोटर लिस्ट की। आज राहुल गांधी ने दूसरे चरण के पहले ही दिन मामला उठा दिया। ओम बिरला साहब स्पीकर हैं। स्पीकर साहब को तो हम प्रणाम कर सकते हैं, वही करते आए हैं। स्पीकर साहब की इच्छा नहीं थी कि बात हो। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट हम थोड़ो बनाते हैं। मतलब अद्भुत। ये सुनने के बाद हमारे भी ज्ञान चक्षु खुल गए कि फिर इस देश में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका संसद में किसी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। किसी चीज पर चर्चा नहीं। चीन थोड़ो हमने बनाया है या चाइनीज थोड़ो हम लोग हैं। खैर, भाव को चर्चा में जोड़िए जरा, एक एक करके आज पड़ताल करेंगे, एक एक कड़ी, एक एक। स्वागत है भाव। इसमें सेकंड स्टेप भी मैं आपको ओपनिंग में ही बता दूं, उस सेकंड स्टेप पे आएंगे कि आज उसी भरी संसद में कहते ना, वक्त जब बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी भी क्या होता है उसके साथ। सेकंड पार्ट में जो हम आपको दिखाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान भाजपा अध्यक्ष बनने के कतार में नाम आ रहा है इनका। कनिमोझी से माफी मांगनी पड़ी है आज संसद में, और मोदी के मंत्री तो इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते, दोनों नहीं करते, तो माफी मांगनी पड़ी है। इसलिए माफी मांगनी पड़ी है कि जनता दौड़ा लेगी। अब पहले स्टेप पे आते हैं, पहले फेज पे। जरा राहुल गांधी की बाइट क्लिप प्ले करिए और दर्शकों से निवेदन है, ओम बिरला वाला पार्ट गौर से सुनिएगा। चलाइए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। बनाते नहीं हो आप, ये तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन डिस्कशन हो जाए, अब चर्चा हो जाए, क्योंकि अब तो ईपीआईसी नंबर, अब तो बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, तमाम राज्यों से सबूत, दस्तावेज इकट्ठा हो रहे हैं। भाऊ, वोटर लिस्ट पे चर्चा ये पहली बार, हम न्यायपालिका की बात कर लिए, चुनाव आयोग उसकी कारगुजारियों पर पहली बार संसद में चर्चा की बात आई है। और इस देश की संसद यही इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, मंदिर। यहाँ पर अगर बहस हुई तो कैसे बचेगा चुनाव आयोग? सवाल यह है आशीष, सवाल यह है आशीष, बिरला जी का लोकतांत्रिक परंपरा बिरला जी को पता है कि नहीं पता है, ये मुझे बता दें। बिरला जी एक क्लास मास्टर जैसा, हेडमास्टर जैसा क्लास चलाते हैं। ये सदन है, यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष जो भी कहो वो बैठते हैं, और ये लोकतंत्र के दो पहिए हैं। और हमेशा कहा जाता है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष भले ही सत्ता पक्ष से आता हो, लेकिन वो हमेशा झुकाव उसका विपक्ष के लिए होता है, क्योंकि सवालों से ही सरकार पे अंकुश बनता है, सवालों से ही चीजें निखर के आती है, सवालों से ही इस देश की चीजों के लिए सोल्यूशन मिलता है। मुझे याद है, अभी तो नरेंद्र मोदी सदन के नेता है, मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी गुजरात में सदन के नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री, और उनका प्रधानमंत्री बनना जब तय हुआ और उन्होंने जो आखिरी विधानसभा स्पेशल सेशन बुलाया गया विधानसभा में, तब बेहतरीन
2 भाषण हुए उसमें, एक शंकर सिंह वाघेला का और एक नरेंद्र मोदी जी का। तब मोदी जी ने उसमें व्यंग भी था, रिग्रेट भी था, उसमें एक्सेप्टेंस भी था। मोदी जी ने कहा कि मैं विपक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम आपको सुनते नहीं, लेकिन आपने जितनी चीजें सदन में उठाई उसको हमने ध्यानपूर्वक सुनी है मैंने, और ऑफिस जाके उस पे काम किया और देखा कि यदि ये सवाल है तो इसका निदान भी करना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात की जनता की सरकार थी। वो मोदी जी मुझे कहीं खोए हुए दिखाई देते हैं दिल्ली में आने के बाद। मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार नहीं होते। मणिपुर पे यदि चर्चा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, इससे ज्यादा इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि जिस मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आता है, उस पर मणिपुर पे छोड़ के बाकी सभी चीजों पे सरकार बात करने को तैयार है और मणिपुर पे बात नहीं करती, क्योंकि एक अरोगंस और एक दंभ है आप में, और वही दंभ आपके मंत्रियों में उतरा है, वही दंभ आपके नेताओं में, कैडर में उतरा है, वही दंभ लोकसभा के अध्यक्ष में भी दिखाई देता है। वो तो इसलिए दिखता है। उन्होंने कहा कि हम ये बनाते हैं क्या। तो फिर लोकसभा में भी तो सिवाय लोकसभा के मेंबर्स पे किसी पे बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों बाकी चीजों पे बात होनी चाहिए? राहुल गांधी चाइना एम्बेसडर को मिलने गए, क्यों लोकसभा में सवाल उठने चाहिए भाई? राहुल गांधी को हमने भेजा था क्या? अध्यक्ष ने कहना चाहिए, सदन ने थोड़ी भेजा, वो गए होंगे, उसमें क्या डिस्कशन करना। ये आपका आरोगंस है। वो बोल गए, इसके पहले भी 2-3 बार ऐसे ही हुआ। जब नोटबंदी की बात निकाली किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, तो तुरंत टोका, बोले अभी की बात करो, पुरानी बातें करके क्या करोगे। तो उसने कहा, महामहिम, जब जवाहरलाल नेहरू की और इमरजेंसी की बात इस सदन में हो सकती है, तो नोटबंदी तो अभी अभी हुई थी। तो मुंह की खानी पड़ी उनको, चुप हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि सरकार बनाती है, लेकिन सरकार जिस चुनाव से चुन के आती है, उस चुनाव के प्रक्रिया में एक मतदाता सूची बहुत अहम रोल है, और उस पे ही सवाल उठ रहे पूरे देश में। तो चुनाव की उस प्रक्रिया को बताना जरूरी है। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयागराज के पास एक गांव के सरपंच के मामले में दिया हुआ आदेश, ये चुनाव आयोग, सरकार, स्पीकर महोदय, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लिए आंखें खोलने वाला होनी चाहिए। लेकिन लोग पढ़े तब ना, पढ़ने से इनका तो बहुत दूर दूर का संबंध नहीं है। देश में क्या चल रहा है पता तो पड़े, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है पता तो पड़े। ये तो सुबह से शाम तक सिर्फ सरकार क्या कह रही, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, उसी को सुनते हैं। इनको तो बस वही, ना बुरा देखना, सरकार के खिलाफ बुरा देखूंगा, ना सरकार के खिलाफ बुरा बोलूंगा, ना सरकार के खिलाफ बुरा सुनूंगा, ये रट लगाए हुए हैं। आज मतदाता सूची में क्या हुआ? जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों का यह अधिकार क्षेत्र है कि वो हर प्रक्रिया पे निगरानी रखे और हर रिकॉर्ड तक उनका पहुंच होनी चाहिए। चुनाव आयोग जो सूची रिलीज करता है, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। मतदाता सूची तक यदि चुनाव लड़ने वाला नहीं पहुंच पाता, तो ये बहुत गंभीर अपराध है। ये मान्यताओं, परंपराओं का बिल्कुल उद्ध्वस्तीकरण है। तो आज जो हुआ भाई, जितने वोट दले, 95 सीट्स ऐसी है लोकसभा विधानसभा में महाराष्ट्र के, जितने वोट दले उतने गिने नहीं गए, ज्यादा गिने कम गिने। इसका मतलब हुआ क्या? ये गड़बड़ कैसी हुई?
ये ऐसी कैसी मशीन वोट खा जाती है या मशीन एक्स्ट्रा पैदा करती है? ब्याज लगता है उसको, 2 दिन के अंदर ब्याज लग गया, 1 वोट को 2 वोट ब्याज मिला और 3 वोट हो गए। फिर रिप्लिकेशन, क्या इस देश में कुछ एक टीम है जो 8, 10, 12, 13 लाख वोटर्स को इस राज्य से उस राज्य में शिफ्ट करती है? शिफ्ट करती है, हाँ। क्या हरियाणा के वोटर शिफ्ट हुआ है बंगाल में सेम एपिक नंबर पे? जब चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार ने कहा कि नहीं, वो तो सेम ईपीआई नंबर हो सकता है लेकिन एड्रेसेस अलग अलग हो सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते, फिर तृणमूल कांग्रेस ने फिर दे दिया कागज कि भाई एक ही महिला हरियाणा में भी है, एक ही महिला बंगाल में भी है, सेम बाप है, सेम पति है, सेम सब 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 तरीका है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, राज्य अलग है, बूथ अलग है, महिला एक है, एपिक नंबर 1 है, तो होश उड़ गए। इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होना चाहिए? ये डिस्कशन से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनकी जीत ही उस रूट से है। सब ये कोई भी ऐसा डिस्कशन करने में नजदीक भी नहीं पहुंचते जिसमें इनकी पोल खुल जाएगी। यदि ट्रांसपेरेंसी है, यदि इन्होंने कभी उस विधा का उपयोग ही नहीं किया या दुरुपयोग नहीं किया मतदाता सूची का, तो डंके की चोट पे कहेंगे भैया 2 दिन तक डिस्कशन चलेगा, चलो आने दो, आइए लेके आइए मैटर। लेकिन ये डरते हैं, ये मणिपुर पे डरते थे क्योंकि इनकी विफलता है। मणिपुर आज भी जल रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब। अब 2 साल हो गए, कितने हो गए पता नहीं, दिन गिनती भूल गए, लाशों की गिनती भूल गए, आंसू आंखों से टपकना भूल गए लोगों के। अब बची है तो सिर्फ हिंसा, अमानवीय हिंसा। भारत का एक अंग है मणिपुर, लेकिन यहां हो रहा है। मणिपुर पे तो चर्चा नहीं किया तो नहीं किया। मैं मतदाता सूची वाला क्यों नहीं करते, मैं वहीं पे आ रहा था। मणिपुर से क्यों भागते हैं? क्योंकि मणिपुर इनकी देन है। हाँ, ऐसे ही इन्हीं की देन है। मतदाता सूची भी इतनी देन है। ममता बनर्जी ने तो कंपनियों के नाम लिए, वो तो पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठी है। केजरीवाल जी पहले ही कह रहे थे कि मतदाता सूची में जो नाम गायब हो रहे हैं हमारे लगातार, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हुए हैं। मैं खुद कह रहा हूं मेरा नाम गायब है, पता नहीं कौन सर्वे करने आया था। इतने भाऊ, मैं 2-3 तथ्यों के साथ नेक्स्ट वाले फेज पे आएंगे। इतने तथ्य हैं कि इस पर तो चर्चा देशव्यापी होनी चाहिए, और जिस दिन ये चर्चा हो 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन का, उस दिन सारे नेशनल टेलीविजन के लिए सबके लिए मैंडेट हो कि उसको लाइव करें। इसलिए क्योंकि देश को समाधान चाहिए, उनके मन की शंका दूर होनी चाहिए। अगर विपक्ष झूठा है तो भी सामने आना चाहिए। ईपीआईसी नंबर सेम है। जितने वयस्क लोग हैं, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की जितनी थी उससे ज्यादा मतदाता हो गए। यानी आप सोचो ना, जितने 18 साल के एडल्ट पॉपुलेशन 18 साल का होगा वही मतदाता होगा। पूरे महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा लोगों की संख्या, टोटल संख्या जितनी थी मतदाता उससे ज्यादा थे। कहां से आए थे भाई? होनोलुलु से आए थे, शिकागो कहां से आए? अमेरिका ट्रंप ने भेजा, किसने भेजा? उसके बाद जिस राज्य में चुनाव संपन्न हो गए, तत्काल अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, चुनाव संपन्न होने का मतलब है कि वहां की मतदाता सूची बिल्कुल अपडेटेड होगी। अगर कोई मांग ले, आप मांग ले, भाऊ ने कहा कि मुझे चाहिए, 2 मिनट के अंदर, मिनटों के अंदर ऐसे इधर पेन ड्राइव लगा करके और ट्रांसफर मार देना है फाइल। 3 महीना मतदाता सूची देने के लिए ये मांग रहे चुनाव आयोग। इसका मतलब, ये आरोप हम कह रहे हैं, हमारा भी आरोप है, इसका मतलब बेईमान है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इसमें बैठे लोग बेईमान हैं। नहीं तो जहां पर कहीं पर अगर अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है कि अभी अपडेट हो रहा है, तो वहां पर तो एक बार बन सकता है कि अभी प्रोसेस में है, अभी मतदाता सूची, अभी कुछ वोटर जुड़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और काटे जा रहे हैं। जहां पे चुनाव खत्म हुआ यानी सब कुछ अपडेटेड रखा है, लो भाई, लो मुंह पे मारो विपक्ष के, जाओ मिलाओ, जोड़ो घटाओ,
सब सामने लेके आओ, लेकिन जब बेईमान हो तो भगोगे, डरोगे। बेईमान है तो डाटा डिलीट होता है। डाटा डिलीट कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डाटा मैंडेटरी रखना है भैया। हाँ, डाटा डिलीट क्यों किया? पीठासीन अधिकारी के डायरी के डिटेल्स क्यों नहीं है? और ये गंभीर मामला है। एक सरपंच के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है, टिप्पणी नहीं, पीठासीन अधिकारी की नहीं, आदेश तो रिकाउंटिंग का दे ही दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी की डायरी न मिलना ये गंभीर बात है लोकतंत्र के लिए। लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र की सभी सीटों का पता ही नहीं बोले हमको, हमारे पास डाटा ही नहीं है। इसी आधार पे आज हमने कार्यक्रम किया, दर्शकों उस निवेदन से देखेंगे डायरेक्टेड। इसी आधार पर, हालांकि ये छोटी बेंच रही होगी क्योंकि बड़े ऊपर बेंच है जो सीजीआई बनने वाले हैं, जो सीजीआई हैं, उनके बेंच में शायद जस्टिस करोल के इस जजमेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस का जजमेंट होता है वो नजीर होता है। आज इस जजमेंट को नजीर रखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस वगैरह को अदालत में जाना चाहिए कि आप भाई, ये डायरी नहीं मिली थी, एक गांव में रिकाउंटिंग का आदेश हुआ है, डायरी यहाँ महाराष्ट्र में किसी भी पीठासीन अधिकारी की नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में रिकाउंटिंग होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। और इस आदेश के आधार पर संजीव खन्ना को भी बाध्य होना पड़ जाएगा, नहीं तो अपने उस जज के आदेश को पलटना पड़ेगा। यानी देश के सामने आप बचोगे नहीं, भाग नहीं पाओगे, या तो उस आदेश को पलटो, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में दो आप। खैर, अगला संसद में अभी तो आया है, शुरुआत हुई है, बहस तो हो सकता है करनी ही पड़े इनको। तमिलनाडु के लोगों को इस देश में साउथ, हम लोग भी, हम नॉर्थ इंडियन है, लेकिन कहते हैं कि भाई साउथ का डिसिप्लिन वो लोगों ने, जैसे चाहे इकोनॉमी हो चाहे एजुकेशन हो, सब पर तमिलनाडु लड़ रहा है। मोदी ब्रिगेड के नाक में दम किए है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने अनसिविलाइज्ड बोला। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, तमिलनाडु के असभ्य, तमिलनाडु को, वहां के पॉलिटिशियन, पब्लिक। ये एक प्रदेश की गरिमा, अब मोदी जी देश की गरिमा ताक पे रख दी है, बात अलग है, लेकिन एक प्रदेश की गरिमा, आत्मसम्मान पे बहुत बड़ा प्रहार है। कनिमोझी ने सदन में वहां भी रोकने की कोशिश की ओम बिरला ने, देखिए ओम बिरला सर्वव्यापी हैं, यहां भी रोकने की कोशिश की, लेकिन कनिमोझी ने रगड़ दिया, माफी मांगना पड़ा। क्लिप दिखाइए, कंट्रोल रूम प्ले कीजिए। I'm very pained today. Wait, camera. Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. Sir, and you've taken my name also, sir. I'd like to explain. Sir, the truth is that members of parliament... Sir, that is not enough, sir. Let us speak, sir. Sir, and met the minister representing that SSA funds have to be released to Tamil Nadu. On one point she raised, I mentioned a word which I should not use regarding on the members of my Tamil Nadu, on the government of Tamil Nadu and people of Tamil Nadu. Let us not mix. I am not. Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. I withdraw my word. लेकिन वहां पर भी बिरला साहब ने रोकने की कोशिश की, जैसे ही अनसिविलाइज्ड तक आई रोकने की कोशिश, तो फिर कनिमोझी ने कहा कि सर, you tell my name, you ask my name to speak here. मुझे बोलने के लिए आपने नाम मेरा पुकारा, बोलने दीजिए। और बाकी सदस्य भी कहे कि नहीं नहीं, let her speak, तो बोलने का मौका। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपकी पहचान आपके साथीदारों से होती है। अक्सर लोग अपने से कम आईक्यू वाले साथीदार रखते हैं। जब सेनापति ही कम आईक्यू वाला हो, अति दंभ वाला हो, गुरूर वाला हो, अपने आप को भगवान मानना शुरू करने वाला हो, तो उसके साथी तो वैसे ही होंगे ना।
मुझे धर्मेंद्र प्रधान से कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है कि बहुत ही कोई बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं। ये ओडिशा का भी दुर्भाग्य है, क्योंकि वो एक राज्य है जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है आशीष जी। ऐसा होता नहीं कि साल में 2 या 3 बार मैं ओडिशा नहीं जाऊं, और मैं इसलिए नहीं जाता कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना होता है, इसलिए कि मैं ओडिशा के रूरल एरिया में भी बहुत अच्छे मेरे संबंध है, और मैं बार बार कहता हूं ओडिशा जैसा शांत प्रिय और बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट नहीं मिलेगा। वहां आप गाली सुनने के लिए कान तरस जाएगा, इतना डाउन टू अर्थ है ओडिशा। हाँ, वहां पे भी अरोगेंट लोग है, वहां पे भी गैंगस्टर्स है, वहां पे भी माफिया है, कोल माफिया है, आयरन माफिया है, लेकिन सामान्य जनता इतनी सॉफ्ट स्पोकन होगी। आप कोई ओडिया लोग देखेंगे, आप दिल्ली में भी आपको मिलेंगे, तो वो कभी आपको ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं। धर्मेंद्र प्रधान की ये जो बात, जो उसको शब्द वापस लेने पड़े, इससे ओडिशा भी आज शर्मसार हुआ होगा, क्योंकि उस देश, उस राज्य को भी अपनी अस्मिता पे बहुत इतराता है वो राज्य, उसको बहुत गर्व है अपनी अस्मिता पे। तो धर्मेंद्र, इसे तो वाकई अपेक्षा नहीं है। और यदि ये भाजपा के अध्यक्ष, जैसे आप कहते हो, इनका नाम चल रहा है, तो फिर कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर तमाम लोगों ने, जिन्होंने इस पार्टी की अध्यक्षता की है, उनके मुंह पे तमाचा है भाई। आप किसी को अनसिविलाइज कैसे कर सकते हो? सिविलाइज्ड होना क्या है, ये पहले सीख के तो आइए। यदि डिलिमिटेशन से लेके उनको परेशानी है, ये परेशानी तो टीडीपी को भी है। टीडीपी ने अब बोलना शुरू कर दिया कि तीसरा बच्चा पैदा करो, लड़की होगी तो 50,000 रुपए देंगे, लड़का होगा तो गाय और बछड़ा देंगे। क्यों चाहते बच्चे पैदा हो दक्षिण भारत? क्योंकि केंद्र सरकार में उनका अधिकार ही खत्म हो जाएगा। परिसीमन यदि पॉपुलेशन के नई जनगणना के हिसाब से होगा तो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा राज्य है, उन्होंने देश के केंद्र सरकार के हर चीज को माना है, पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राइव पे उन्होंने माना है, इसलिए वहां जनसंख्या कंट्रोल में है। उसका खामियाजा वो भुगतेंगे क्या? सवाल वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पार्लियामेंट में 2014 के बाद जो लोग दिख रहे हमें, पार्लियामेंट के अंदर क्या बदतमीजी होती है आपने देखी? क्या एक दूसरे को गाली गलौज करके बात करते हैं? हाँ, वो सदन कहाँ गया जिसमें शेर शायरी हुआ करती थी, कविताओं का पठन होता था, व्यंग पे व्यंग कसे जाते थे? अरे मनमोहन सिंह के सरकार तक हमने शेर शायरी और व्यंग्यात्मक भाषण सुने हैं, और ठहाके लगाते हुए सुने पक्ष और विपक्ष को एक साथ। क्या 2014 के बाद ऐसा कोई समय एक दिन भी देखा है जहां पक्ष और विपक्ष साथ में ठहाके लगाता हो? सत्ता पक्ष तो ये समझता है कि हम बैठे यहां पे तो इनको रगड़ दो, बर्बाद करने के लिए बैठे हैं कि देश को आबाद करने के लिए बैठे, ये तय कर लीजिए। आप विपक्ष को बर्बाद करने के लिए बैठेंगे तो वो भी देश का हिस्सा है। भाजपा अपने बलबूते पे सत्ता पे नहीं है। इस देश ने मैंडेट जो भाजपा को दिया वो सत्ता में बैठने का नहीं है, बैसाखियों पे सरकार है। तो आपको विपक्ष भी कमजोर नहीं है, विपक्ष का भी मानना होगा। कोई बंगाल में इनका नेता कहता है कि जिनने हमको वोट नहीं दिया उनका काम नहीं करेंगे, जहां हमारे उम्मीदवार हारे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं करेंगे। अरे एक आध लाख वोट तो आपके बीजेपी को भी मिले होंगे। जिन्होंने दिया चुनाव खत्म होने के बाद ये सरकार देश की होती है, ना कि एक राजनीतिक दल की। लेकिन जहां निष्पक्ष स्पीकर होना चाहिए वह पक्षपाती स्पीकर दिखता है। जहां निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए वो एक पक्ष का साथ लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देता है, चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देता है। निष्पक्ष जांच एजेंसियां होनी होती है,
लेकिन वो टूलकिट के रूप में काम करती है विपक्ष को बर्बाद करने में। फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो लोकतंत्र के मुखौटे के नीचे एक तानाशाह पनप रहा है। इसीलिए ये जो 2 वाकये आपने बताए, ये इसको नासमझी कहे, अरोगेंस कहे हमारे स्पीकर महोदय का या मंत्रिमंडल के सदस्यों का, या छिछोरापन कहे, जो भी है ठीक नहीं है। ओम बिरला लगातार लोकसभा आप देखिए, जैसे ही कोई विपक्ष का सदस्य खड़ा हुआ, सांसद खड़ा हुआ और सरकार घिरने लगी, तुरंत इसको तो मैं कुछ दिन बाद, अगर मुझे लगता है कि अगली सरकार आए तो असंसदीय घोषित कर दिया जाना चाहिए, नो को, नो, जिसे झूठ को कर दिया। इनके जुबान से एक ही बात निकलती है, नो 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 नो। अच्छा, वो भाव भंगिमा भी बड़ी विचित्र होती है। हमने वहां पर एक से एक स्पीकर बैठे हुए देखे हैं जिनका अरे! पूरे देश में सम्मान रहा है? वहां पर एक से एक नाम आप लेना शुरू करिए, भाई कौन बैठा है, और ये बैठते ऐसे, मतलब नो नो नो, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे घर का आपका वो है कोई, बाल योगी जिनको हिंदी बहुत कम आती थी, जहाँ जीएमसी वालों की होगी, हादसे में, दुर्घटना में हाँ, जिनकी मृत्यु दुर्घटना हुई। में डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने भी हिंदी कम आते हुए भी उन्होंने सदन चलाया। संगमा, संगमा हम्म, क्या सदन चलाया, महिलाओं ने सदन चलाया। हाँ, मीरा कुमारी थी, सुमित्रा महाजन थी, सुमित्रा ताई, हाँ, सुमित्रा ताई थी, मीरा कुमार थी। मीरा कुमार का तो आज भी लोग क्लिप्स वायरल करते हैं कि वो जब गुस्सा हाँ, भी होती थी तो वो मतलब जो कहते हैं आवाज की मिठास, अगर वो गुस्से में डांटे भी तो सामने वाला लोड ना ले, कि मतलब उतना प्यार से कोई डांट ही नहीं सकता, उतने प्यार से। मीरा कुमार की आवाज ही ऐसी मीठी सी, एकदम पतली सी आवाज। वहां पे ये बैठे हैं, ऐसे लगता है कि ट्रीट करते हैं जैसे ये सांसद, जो बाकी सांसद हैं, वो कहीं हमारे से दादा 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 स्पीकर थे तब योगी जी फूट फूट के रोए थे। हाँ, अरे सोमनाथ दा तो वो तो सोमनाथ महान लोग। दादा ने क्या कहा योगी जी को कि योगी जी आप रोइए मत, ये सदन आपके साथ खड़ा होगा। हाँ, हाँ, तब उन्होंने कहा कि ये रोने धोने के लिए सदन नहीं है, ना ना, नो नो रोना, नो। एग्जैक्टली, हाँ, नो आदित्यनाथ, ये रोने के लिए नहीं है, नो। यही होता अगर ऐसे होते उस समय सोमनाथ दा जैसे, लेकिन वो महान लोग थे, और यह और साफ कर योगी दें, आदित्यनाथ के आंसुओं को कार्रवाई से निकाल दिया जाए। हाँ, कार्रवाई से निकालो। हाँ, आंसुओं को निकाल दो, कार्रवाई से निकलवा देते। लेकिन इसे ये कहने निकलवा में कोई देते हैं। नहीं, ये चाहे स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हो चाहे जहां बैठे हो, ये कहने में कोई नहीं कि जिन नामों का हमने चर्चा किया वो बहुत महान लोग थे, बहुत और महान ये लोग उनके जिस रास्ते पे वो चले हुए, कभी उस रास्ते पे अगर कदम रखते ओम बिरला जैसे लोग, तो वो रास्ता अभी भी वो रास्ता फिर पतित हो जाएगा। इतना बड़ा फर्क है। और चलते चलते आपको बता दें, इस फर्क के पीछे भाऊ ने कहा ना, अविनाशी हैं, उन्हीं के ये जो कुछ भी दिख रहा है धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों में, ये सब सेनापति ही ऐसा है। वो सेनापति ऐसा नहीं है, वो सेनापति कैसा है, ये एक भाजपा के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री। सुन लीजिए जरा वो सेनापति कैसा है। कंट्रोल रूम चलाइए, आखिर में ये सुना देते हैं। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो सर कितना बड़ा आयोजन है सर? सुना आपने? आपका फेवरेट एक्टर? पहली बार सच्चाई मुंह से आई। तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ये क्लिप तो छोटा सा हमने दिखाया। मैंने कई बार कहा कि मोदी जी यदि इंडस्ट्री में रहते, फिल्म इंडस्ट्री में, तो दिलीप कुमार से लेकर तमाम लोगों की छुट्टी हो जाती। हाँ, इतने बड़े अभिनेता है ये, और अब तो ये एक मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एंडोर्स कर दिया है। हाँ, कल हम कहे तो शायद लोग हम पे बोलते कि तुम मोदी का विरोध करते हो। अब तो उन्होंने ही बता दिया कि ओरिजिनली वो अभिनेता है, सबसे फेवरेट अभिनेता उनके। बिल्कुल। ये क्लिप मैं बता दूं चलते चलते, इसमें आखिर में एक बात सुना है आपने, क्लिप में हमने वही पोजीशन दिखाया, चलना था तो वक्त कम था।
कई बार रिपोर्टर ने पूछा फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट अभिनेता, फेवरेट एक्टर कई बार पूछा। आखिर में उन्होंने कहा कि अब जवाब देना ही पड़ेगा, तो बताया नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी भाजपा के मुख्यमंत्री, पर्ची वाले ही सही, उनके लिए भी इस उनके फेवरेट अभिनेता हैं। तो हमारे और आपके अगर हो जाए तो बुराई नहीं है, उनको आप प्रधानमंत्री कम फेवरेट अभिनेता आप बना नहीं, मेरे लीजिए। मेरे तो बहुत पहले दिन से है, गुजरात से है वो मुझे। मैं तो आपने कहता हूँ पहले कि गुजराती फिल्म के सुपरस्टार ने हिंदी फिल्म के में पदार्पण कर 2014 में एक सुपरहिट पे सुपरहिट पिक्चरें देना शुरू कर दिया है। आपने सबसे पहले, इसका मतलब आप वो जौहरी है कि इस हीरे का आपने पहले पहचान लिया था, भजन लाल भी पीछे। इजाजत दीजिए, लेकिन हम इंतजार करेंगे। बाकी तो व्यंग की बातें, हम इंतजार एक विषय पे जरूर करेंगे कि वोटर लिस्ट पर, क्योंकि इस देश में पूरी चुनावी प्रक्रिया पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। वोटर लिस्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, तथ्यात्मक चर्चा होनी चाहिए, ये जरूरी। फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ। भाऊ हर वक्त आपके साथ, आपको खबर पहुंचाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।